मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, अंडा या ओभा और स्पर्म का संबंध जो होता है वो नर से होता है, याद रखिएगा। बीजांड का निर्माण जो होता है ये प्लांट में होता है, पौधा में बीजांड का निर्माण होता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि बीजांड का निर्माण कहां होता है, तो बीजांड का निर्माण पौधा में होता है। कहां होता है? पौधा में होता है, याद रखिएगा। और अंडाशय जो होता है ना सर, अंडाशय, अंडाशय ये भी मादा में होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कोई कि अंडाशय कहां होता है, तो अंडाशय मादा से रिलेटेड है। अंडाशय कहां से रिलेटेड है? मादा से रिलेटेड है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अंडा का संबंध ओभा से है, शुक्राणु का संबंध नर से है। इन चीजों को आपको याद रखना है और यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को आपको समझ में आना चाहिए। एक एक चीज को समझना है आपको विधिवत। शुक्राणु का निर्माण हमेशा टेस्टिस में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? टेस्टिस में होता है। ओभा का निर्माण कहां होता है? अंडाशय में होता है। ओभा का निर्माण अंडाशय में होता है। और बीजांड का निर्माण प्लांट से संबंधित है, क्योंकि बीजांड ही परिपक्व होकर, याद रखिएगा, किसका निर्माण करता है? बीजांड ही परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। इसलिए आंसर जो आपका होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 77 कह रहा है कि भैया परख नली जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसके संबंध में आप बताइए। तो डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परख नली में विकसित होता है, ये बिल्कुल गलत है। सिंपल समझिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि देखो भैया, निषेचन जब कोई फीमेल में बच्चा नहीं होता है तो क्या कराता है? चेक कराता है। अब वो चेक कराएगा तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करेगा कि भाई महिला संबंध बना रही है तो महिला के गर्भाशय के अंदर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि जब निषेचन ही नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा, क्योंकि गर्भधारण से पहले की एक क्रिया है निषेचन की क्रिया। तो जब निषेचन होगा तभी गर्भधारण होगा। तो पहले तो निषेचन ही नहीं हो रहा है तो गर्भधारण कहां होगा? ठीक है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या कहता है? तो डॉक्टर टेस्ट ट्यूब बेबी का सलाह देता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि मेल और फीमेल, नर और मादा का जो स्पर्म और ओवम होता है उसको अलग से टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचित किया जाता है। और निषेचित होने के बाद जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट होने के बाद आप याद रखिएगा, जायगोट होने के बाद जो है वह क्या हो जाता है? जायगोट बनने के बाद उसको यूट्रस में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे बच्चों का वहां विकास होता है और फिर बच्चा जन्म लेता है। वैसे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी चाइल्ड कहा जाता है। तो ये तो होगा नहीं। गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, ये भी नहीं होगा। डिंब का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में ही विकसित होता है, ये भी नहीं होगा। डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी पूछे तो सीधे जवाब देना है कि निषेचन की क्रिया परखनली में होता है लेकिन विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। इस तरह से इन चीजें को आपको याद रखना है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? दिमाग में रखना है आप लोग को।
स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? दिमाग में रखना है। देखिए होता क्या है ना कि महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, नसबंदी का मतलब क्या होता है? नसबंदी का मतलब क्या होता है ये समझना है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसी को डॉक्टर क्या करता है? उसी को डॉक्टर काट देता है, काट करके उसको बांध देता है। अब क्या हो रहा है? स्पर्म इधर से जाएगा तो स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेगा तभी निषेचन होगा। इसलिए क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके बांध दिया जाता है। तो जब फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके बांध दिया जाएगा तो ना स्पर्म ओवम से मिलेगा और ना ओवा स्पर्म से मिलेगा। मतलब ये दोनों अब मिलबे नहीं करेगा। आप सेक्स बनाएंगे, सेक्स करेंगे, लेकिन होगा क्या? स्पर्म और ओवा आपस में नहीं मिलेगा। और जब स्पर्म और ओवा आपस में नहीं मिलेगा तो निषेचन होगा ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं। इस क्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों का नसबंदी, स्त्रियों का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आप पुरुष का नसबंदी अगर पूछेगा कि पुरुष का नसबंदी क्या होता है, पुरुष का नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाता है। अब पुरुष नसबंदी क्या होता है? तो पुरुष का जो क्या कहते हैं उसको, वीर्यवाहिनी जो होता है उसी को काट करके बंद कर दिया जाता है। अब क्या है कि रिलीज ही नहीं होगा। इस तरह से पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाता है और महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। तो इस तरह से कई प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस चीज को आपको दिमाग में रखना। अब देखिए फिर दे दिया है कि पुरुष नसबंदी क्या कहलाता है। तो पुरुष नसबंदी क्या कहलाएगा? अभी जस्ट बताए आपको, वैसेक्टोमी जो होता है पुरुष नसबंदी। अब नसबंदी है क्या? नसबंदी है क्या? तो नसबंदी का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को अब संतान की जरूरत नहीं है, जब किसी व्यक्ति को अब संतान की जरूरत नहीं है तो वह नसबंदी करा लेता है। नसबंदी करा लेने के बाद अब आप मनचाहा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब आपके हाथ में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहेगा। जैसे हम लोग जानवर को करते हैं ना जी, जानवर को जैसे हम लोग छोटा छोटा बकरा होता है जिसको हम लोग गांव में खस्सी कहते हैं, और एक होता है बकरी का जिसको हम लोग गांव में पाठा वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग नसबंदी करते हैं, और नसबंदी करते हैं तो प्रोसेस उसी तरह का होता है जैसे मनुष्य में प्रोसेस होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। 80 में कह रहा है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रमण को, हार्मोन के प्रकार को। तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है कि भ्रूण में जो लिंग है वो नर का है कि मादा का है। फिर से समझेंगे, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, इसके यह एक परीक्षण है। इस परीक्षण में भ्रूण के लिंग का परीक्षण किया जाता है। भ्रूण के
लिंग का परीक्षण किया जाता है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, बच्चा मेल है कि फीमेल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को हम लोग को याद रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि लिंग का परीक्षण जो है ये एक अपराध है, सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है। यह कानूनन अपराध है कि लिंग का जांच आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। अब एक कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? जैसे एक कोशिका है, जब ये दो भाग में बंट जाए तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम कहते हैं द्विखंडन। क्यों द्विखंडन कहते हैं? क्योंकि यह दो भागों में डिवाइड हो चुका है। दो भागों में क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुखंडन का मतलब होता है एक कोशिका से कई कोशिका का बनना। यह क्रिया बहुखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुखंडन। और एक है पुनरुद्भवन, ये होता है तारा मछली में, घोंघा में, सीप में, ये सब में होता है। अब बीजाणु का बनना जो होता है, इसका संबंध होता है कहां से? इसका संबंध होता है स्पोर से। कहां से होता है? स्पोर से होता है। तो इस तरह से इन चीजों को आप याद रखिएगा। बीजाणु का बनने का संबंध स्पोर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्पोर से रिलेटेड है। इन चीजें को आपको पता होना चाहिए, इन चीजों को आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। इसलिए इन चीजों को आपको समझना चाहिए। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका द्विखंडन। कह रहा है नीचे दिए गए तालिका में गर्भ निरोधक के 4 विधियां हैं और उनके कार्य के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इसके सुमेलन को दर्शाता है? कॉपर टी, मुख गोलियां, कॉन्डम, नालिका उच्छेदन। अब एक एक चीज को हम लोग देखेंगे कौन सा सही है। तो ए, कॉपर टी अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता है। मुख की गोलियां शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचता है। कॉन्डम रोपण एक जाएगा। नालिका उच्छेदन निषेधन एक जाएगा। यानी यहां पर आंसर हो जाएगा सी। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर दिमाग में रखना है सी नहीं, बल्कि आंसर यहां जो है यहां पर आंसर देखिएगा क्या कर रहा है। कॉपर टी निषेधन रुक जाएगा। मुख की गोलियां बी का 3 रोपण रुक जाएगा। कॉन्डम सी का 2, सी का 2, सी का 2 शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवे तक नहीं पहुंचेगा। और नालिका अनुच्छेदन अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। आंसर बी कीजिएगा। आंसर बी करेंगे हम लोग। आंसर इसका बी करेंगे। एक एक चीज को दिमाग में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में इस तरह का पूछा गया है
तो इसलिए प्रायः हम लोग को ध्यान देना है कि यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। लिंग निर्धारण निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? निम्न लिंग निर्धारण निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? लियोट्रॉपिक जीन, जर्म कोशिकाएं, ऑटोसोम, एलोसोम। लिंग निर्धारण आप याद, लिंग निर्धारण का संबंध जो होता है वो एलोसोम से होता है। किससे होता है? एलोसोम से होता है, याद रखिएगा। अब आप कहिएगा एलोसोम क्या होता है? तो जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक आउटोसोम होता है, आउटोसोम, और एक एलोसोम होता है। एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम एक सेक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है। और आउटोसोम को बॉडी क्रोमोसोम कहते हैं, बॉडी क्रोमोसोम कहा जाता है। इसकी संख्या 44 होता है, इसकी संख्या 44 होता है। तो आउटोसोम की संख्या 44 होता है, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 होता है, जिसे एक्स एक्स या एक्स वाई के नाम से जाना जाता है। तो अब बताइए, लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर, पिता के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर, पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। प्रश्न पूछता है कि लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ये आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लिंग निर्धारण का संबंध किससे संबंधित है? तो पिता के क्रोमोसोम पर। किसके क्रोमोसोम पर? पिता के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण की क्रिया निहित है। इस चीजें को आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो चीजें को आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलोसोम। आंसर क्या हो जाएगा? एलोसोम हो जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? एलोसोम। चीजें पता होनी चाहिए, तभी प्रश्न आपका बनेगा। तो आंसर हो गया एलोसोम। आंसर क्या हो गया? एलोसोम हो गया। इस चीजें को आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो गया? एलोसोम, ठीक है? आंसर याद रखिएगा, आंसर डी, एलोसोम। क्लियर? ये सब एक एक करके दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, बच्चे प्रक्रिया और अंगों का ज्ञान, यौन संक्रमित रोगों का रोकथाम, सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है? तो यहां पर जो दिया गया है अजन्मे बच्चों के लिंग निर्धारण, ठीक है? तो हमेशा आप याद रखिएगा ये होगा नहीं। अब यहां पर 84 का आंसर आप लोग बताएंगे, 84 का आंसर क्या होगा?
ठीक है, बिंदु स्वास्थ्य जानकारी देते हैं। तो आप याद रखिएगा, अजन्मे बच्चों का लिंग निर्धारण, अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है। आज ठीक है, इसी तरह का ठीक रहता है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अजन्मे बच्चों में लिंग निर्धारण। ये दिमाग में रखना है। गर्भ निरोध की, गर्भ निरोध की किस विधि से शरीर को हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? बताइए, गर्भ निरोध के किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव आते हैं? कॉन्डोम का प्रयोग, फैलोपियन ट्यूब के सल्क क्रियात्मक अवरोधन, गोलियों का सेवन, कॉपर टीका लगाना। जल्दी से, गर्भ निरोध के किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव आते हैं, यानी कौन सा एक बदलाव आता है जिससे ये चीजें होता है? तो हमेशा आप याद रखिएगा, कॉन्डम का यूज जो है इसका प्रभाव बॉडी पर कोई इंटरनल नहीं पड़ता है। फैलोपियन ट्यूब के सल क्रियात्मक अवरोधन पर भी नहीं होगा, कॉपर टी पर नहीं होगा। मेन होगा जब आप कोई दवा का सेवन करते हैं, जब कोई दवा का सेवन करते हैं तभी आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, तभी आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मेनली यही प्रश्न पूछा ही जाता है, तो चीजें को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रभाव किस आधार पर पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। गोलियां का सेवन, गोलियां का सेवन, कोई भी गोली का अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर पर आपका उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। आप बच नहीं सकते हैं, इस चीजें को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गोली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किशोरा अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? अब हमेशा आप याद रखिएगा, जब कोई बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसको क्या चाहिए? तो अगर ध्यान रखना है, पोषण के दृष्टि से संतुलित होना चाहिए, निसंतृप्त वाला भोजन होना चाहिए, लौह तत्व बहुल होना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो हमेशा आप याद रखिएगा, एक संतुलित बच्चे को, एक किशोरावस्था बच्चे को पोषण के दृष्टि से संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब होना चाहिए कि उसको कार्बोहाइड्रेट भी मिले, उसको प्रोटीन भी मिले, उसको वसा भी मिले, उसको विटामिन भी मिले, उसको विटामिन भी मिले, उसको खनिज तत्व भी मिले, उसको खनिज तत्व भी मिले, यानी वैसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो, खनिज तत्व भी हो। तो इस तरह आप याद रखिएगा, इस तरह आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी इसी को हम बैलेंस फूड कहते हैं। तो किशोरा अवस्था में संतुलित आहार देना चाहिए, और जब बच्चा
छोटा हो तो उसे सर्वोत्तम आहार देना चाहिए। मैंने क्या बोला? किशोरा अवस्था में उसे संतुलित आहार देना चाहिए, वैसा आहार जिसमें सब तरह का पोषक तत्व पाया जाता हो। लेकिन जब बच्चा छोटा हो, 6 महीने 1 साल का हो, तो उसे सर्वोत्तम आहार के रूप में दूध देना चाहिए, मिल्क देना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों के विकास के लिए आप याद रखिएगा, छोटे बच्चों के विकास के लिए सर्वोत्तम आहार की जरूरत होती है, जिसे हम मिल्क कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मिल्क कहते हैं। तो बराबर याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वोत्तम आहार किसे कहा जाता है? सर्वोत्तम आहार किसे कहा जाता है? दूध को। तो दूध कब चाहिए? छोटे बच्चों को, ठीक है, जो 6 महीना का, उसके बाद उसे सर्वोत्तम आहार देना चाहिए। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण के वंशागति को नियंत्रित करता है? केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृ डीएनए, प्रोटीन, पैतृक और मातृ डीएनए दोनों। हमेशा आप याद रखिएगा, 87 का क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी जब बच्चा है, कोई संतान है, तो उसमें लक्षण जो होता है वो कैसा होता है? केवल माता का डीएनए, केवल पिता का डीएनए, माता पिता दोनों का डीएनए, क्या होता है? तो हमेशा आप याद रखिएगा, किसी भी बच्चों में जो गुण आता है वो मेल और फीमेल दोनों से आता है। मेल से भी आएगा और फीमेल से भी आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मेल से 23 और फीमेल से 23 संतान जो जन्म लेता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होता है। उसमें भी क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। तो 23 माता के तरफ से आता है और 23 पिता के तरफ से आता है। हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, 23 माता के तरफ से आता है और 23 पिता के तरफ से आता है। तो इस तरह आप याद रखिएगा, बच्चों में जो गुण आता है वो माता और पिता दोनों के डीएनए से आता है। माता और पिता के दोनों के डीएनए से आता है। इसलिए मोटा मोटी आप याद रखिएगा, आंसर जो आपका होगा वो आंसर आपका हो जाएगा पैतृक और मातृ डीएनए दोनों हो जाएगा। पैतृक और मातृ डीएनए दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मातृ डीएनए और पितृ डीएनए। इसलिए इस चीजों को आपको याद रखिएगा, कभी भी एक तरफ से नहीं आता, कभी भी माता की तरफ से, ऐसा नहीं कि माता की तरफ से आएगा पिता की तरफ से नहीं आएगा। आएगा तो माता की तरफ से भी आएगा और पिता की तरफ से भी आएगा। तो इस तरह से इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, पैतृक और मातृक। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव माता के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? स्त्री पूर्वता, विषम युग्मजता, युग्मजता, पूर्ववत्ता। 4 ऑप्शन दिया गया है। 88 का आंसर बताइएगा क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में व्यतीत करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है, नर में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वरता कहा जाता है। इसे स्त्री पूर्वरता कहा जाता है। इस चीजें को आपको पता होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका स्त्री पूर्वरता। क्लियर?
इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। स्त्री पुरवर्ता, स्त्री पुरवर्ता हो जाएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह आंसर आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका स्त्री पुरवर्ता। निम्न में कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन एक उदाहरण है? डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है एड्रेनेलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। 89 का आंसर कह रहा है कि कौन एक डिंब ग्रंथि हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन आप याद रखिएगा। एस्ट्रोजन जो होता है ये डिंब ग्रंथि हार्मोन होता है, क्योंकि इसका स्राव ओवरी से होता है। इसका स्राव कहां से होता है? इसका स्राव ओवरी से होता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। इसका स्राव कहां से होता है? ओवरी से होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कहां जा रहा है? ये रहना, एक फेर लगाना। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? थायरॉइड ग्रंथि से, थायरॉइड ग्रंथि से होता है। याद रखिएगा, कौन से ग्रंथि से होता है? थायरॉइड ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो थायरॉइड ग्रंथि से होता है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा। और ये प्रायः आप याद रखिएगा ये पुरुष से संबंधित है। और एड्रीनेलिन हार्मोन ये नर और मादा दोनों में होता है। एड्रीनेलिन नर और मादा दोनों में होता है, इसलिए आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। थायरॉक्सिन का संबंध जो होता है थायरॉइड ग्रंथि से होता है। टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, और इसका स्राव जो होता है वो वृषण से होता है। कहां से होता है? वृषण से होता है। और एड्रीनेलिन हार्मोन का संबंध जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन का संबंध जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से होता है, इसलिए आप याद रखिएगा। आंसर जो आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुष से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? फिर से बात समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि है एक शल्य चिकित्सक पद्धति है जिसका उपयोग पुरुष से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? अब यहां बताइए क्या किया जाता है। ठीक है, कॉन्डम का इस्तेमाल, शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है, डिंबवाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है, कॉपर टी को प्रविष्ट की जाती है। 90 का आंसर देखना है, तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। शुक्रवाहिका को अवरुद्ध करने का मतलब क्या होता है? शुक्रवाहिका को अवरुद्ध करने का मतलब है कि भैया शुक्राणु को ओवा से मिलने से रोकना। शुक्राणु को ओवा से मिलने से रोकना, यह क्रिया ही आप याद रखिएगा। यह क्रिया ही क्या कहलाता है? शुक्रवाहिका के अवरुद्ध को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा
निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक सरल चिकित्सक पद्धति है जिसका उपयोग पुरुष से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो इस तरह से इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन चीजों को पता होना चाहिए, इन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी आप याद रखिएगा, यहां का आंसर बी कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।